कई बार घर में स्वार्थ की दीवारें रिश्तों की मिठास को फीका कर देती हैं। जब परिवार के सदस्य अपने लाभ, सुविधा और इच्छाओं को सबसे ऊपर रखने लगते हैं, तो अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दूसरे की भावनाएं, सम्मान और सहयोग पीछे छूट जाता है। स्वार्थ के कारण छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है और विश्वास टूटने लगता है। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब त्याग, समझदारी और प्रेम का आधार हो। नमस्कार, कथा साहित्य में आपका स्वागत है। प्रेरक साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज कथा साहित्य में सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार मीनाधर पाठक जी की लिखी कहानी भीगी आंखें खाली मन। उम्र की तरह ही रात भी आधी से ज्यादा बीत चुकी है, पर आंखों में लम्हा भर नींद आज भी नहीं है। जब से बड़े को ट्रेनिंग के लिए विदा की है, तब से उसे हर पल बेटे की चिंता लगी है। हालांकि वर्षों बाद मन के अंधेरे कोने में उजाले की एक किरण फूटी है। एक उच्छ्वास के साथ करवट बदलते ही उसका बेलगाम मन अतीत के अरण्य में भटकने लगा है। समय से बड़ा कोई दूसरा मरहम नहीं होता। तुषार के जाने के बाद वो किस कदर अकेली पड़ गई थी। दिन तो किसी तरह बीत जाता, पर जैसे ही रात के 9 बजते लगता कि तुषार आ रहे होंगे। कई बार तो वो गेट खोलकर खड़ी भी हो जाती, फिर भीगी आंखें और खाली मन लिए वापस लौट आती। मम्मा, पापा कहाँ चले गए? पापा कब तक आएंगे? बिस्तर पर लेटते ही हर रात बच्चे यही प्रश्न दोहराते रहते। वो उन्हें छाती से लगाकर चुपचाप अंधेरे में आंसू बहाती रहती। वो जानती थी कि तुषार के बिना जीवन की डगर बहुत कठिन है। अकेले वो कैसे चल सकेगी? कंपनी में काम करते हुए बहुत सी आवश्यकताओं को दरकिनार कर तुषार ने एक छोटा सा घर बनवा लिया था। उसने वहां जाने का निर्णय कर लिया। उन लोगों के बीच अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसका जीवन ही उजाड़ दिया था। अपने घर में आने के बाद उसके सामने ढेरों समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी। उसके जॉइंट अकाउंट में जो रकम पड़ी थी वह भी खत्म हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। बहुत सोच विचार कर उसने पढ़ाने का निर्णय लिया। कुछ प्रयास के बाद एक छोटे से स्कूल में जॉब मिल गई। फिर धीरे धीरे स्कूल और आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए घर भी आने लगे थे। दिन रात गुजरते रहे। घर आकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होती रही और देखते ही देखते वर्षों बीत गए। पर लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब तुषार मझधार में छोड़कर चल दिए। रुलाई फूट पड़ी थी। उसने जल्दी से अपना मुंह दबा लिया, कहीं छोटा बेटा जाग ना जाए। आंखें चुपचाप बरसती रहीं। इस गाढ़े अंधकार में भी उसे अतीत के वे काले पन्ने साफ साफ नजर आ रहे थे। जब कुछ प्राइवेट सेविंग कंपनियां अपना पांव पसार रही थीं, जल्दी दोगुना होने की लालच में लोग अपनी रकम भी खूब जमा कर रहे थे। उस समय ऐसी ही एक कंपनी में द्वारिका प्रसाद यानी कि तुषार के पिता बड़े अधिकारी थे और लक्ष्मी हाथ गोड़ धोकर घर में बैठी थीं। अपना कॉलोनी का घर छोड़कर वे बड़े से किराए के बंगले में आ गए थे। उन्होंने घर के भीतर से लेकर बाहर तक सारी सुविधाएं जोड़ ली थीं। तुषार अभी पढ़ ही रहे थे कि ब्याह हो गया था। जैसा कि घर के लोग बताते थे कि तुषार का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। विवाह के बाद तो वे बिल्कुल ही लापरवाह हो गए थे। पिता आए दिन शहर से बाहर होते और वो कॉलेज छोड़ मित्रों संग सिनेमा हॉल में। देखते ही देखते 7-8 वर्ष बीत गए। इस बीच तुषार 2 बच्चों के पिता बन गए थे, पर उनके माथे पर शिकन न थी। बीते वर्षों में कई और सेविंग कंपनियां आ जाने से द्वारका प्रसाद की कंपनी जो शीर्ष पर थी वह धरातल की ओर लौटने लगी और जब कर्मचारियों के इंसेंटिव रुकने लगे तब उन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाद कंपनी ने कड़ा रुख अपनाया
तो कुछ लोग जो अपनी सरकारी नौकरी को महीने में हफ्ता 10 दिन हाजिरी की ऑक्सीजन से जिंदा रखे थे, वे अपनी नौकरी पर डट गए। पर पत्नी के नाम से आने वाले इंसेंटिव और कमीशन की आनंदबाई ने जैसे द्वारका प्रसाद का विवेक ही हर लिया था और वे लिखित में नौकरी को इस्तीफा दे आए थे। सो ठन ठन गोपाल होकर घर बैठ गए। धन की आमद के साथ दिखावे की प्रवृत्ति भी आ ही जाती है, सो सबके मन के साथ खर्चे भी बढ़े थे। अब उन बढ़े खर्चों को समेटना उनके लिए कठिन हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बंगले का किराया और ड्राइवर की सैलरी भारी पड़ रही थी। अब वे लौटकर कॉलोनी में जाते तो लोग क्या कहते, यही सोचकर शहर के बाहर पड़ा प्लॉट आधा बनवाकर रहने लगे। देखते ही देखते गाड़ी भी बिक गई और बचा खुचा धन बेटी के विवाह में चुक गया। अब तो उन्हें अपने बेटे का परिवार भी भारी लगने लगा था। जब आमदनी का स्रोत ही सूख गया हो तो भारी लगना स्वाभाविक भी था। परिवारदार बेरोजगार बेटा किस पिता को भाता है भला। उनका व्यवहार अपने दूसरे बेटों की अपेक्षा तुषार के प्रति रूखा होता चला गया। अब बात बात पर तुषार के निठल्लेपन की तानाकशी के छींटे उस पर भी पड़ने लगे थे, जिससे तुषार को हो ना हो उसके भीतर हीन भावना घर करने लगी थी। जब वो अपनी थाली परोस कर बैठती तब निवाला गले के नीचे ना उतरता। लगता कि इन रोटियों में तुषार का श्रम शामिल नहीं है। फिर अगले ही पल ये सोचकर अपने को तसल्ली दे लेती कि ये जो दिन रात वो सबके पीछे चक्कर घिन्नी सी नाचती रहती है, क्या वह श्रम नहीं है। नौबत यहां तक आ पहुंची कि द्वारका प्रसाद ने तुषार से साफ साफ कह दिया, भोजन के सिवा अपना बाकी का खर्च तुम स्वयं देखो। अब तुषार के माथे पर बल पड़ा। मन लगाकर पढ़ाई तो की नहीं थी, हाँ मैथ और साइंस अच्छी थी, तो एक मित्र के जरिए कुछ ट्यूशन मिल गए और शुरू हुई साइकिल दौड़। जब तब कार की स्टीयरिंग थामने वाली हथेलियां अब साइकिल के हैंडल पर कस गई थीं। पिता ने जैसे ही गोद से उतारा, तुषार लड़खड़ाते हुए ही सही धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। बच्चों के लिए आवश्यकता भर कमाने भी लगे थे कि एक रात तुषार के लौटते ही घर खर्च के नाम पर पिता पुत्र में ठन गई। कुछ और ट्यूशन मिलते ही घर खर्च देने लगूंगा, पर अभी संभव नहीं। तो कल से तुम्हारी रसोई अलग, यहां मैंने धर्मशाला नहीं खोल रखा है। पिता की बात सुनते ही तुषार क्रोध से भरे हुए उसे रसोई से खींचकर कमरे में ले आए और दरवाजा बंद कर लिए। बच्चे सहम कर उससे चिपक गए। उसने थपकी देकर उन्हें सुला दिया, पर उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। उसके भीतर दुख, क्रोध, अपमान सब एक साथ घुमड़ उठे थे। जागती आंखों की रातें अक्सर लंबी हो जाती हैं, फिर भी सुबह तो होती ही है। उस दिन भी आंगन उजास से भर उठा था, पर उसके मन में अंधकार ही अंधकार था। उठकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो सासू माँ को रसोई में गुनगुनाते देख उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे वो कोई बुरा स्वप्न देख रही हो। वो टुकुर टुकुर ताकती रही। बेटे से नाराजगी थी भी तो मैंने या मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। हाथ की मेहंदी भी तो नहीं छूटी थी कि सहायिका की छुट्टी कर रसोई का द्वार दिखा दिया था सासू माँ ने। तब से आज तक वो जी जान से सबकी सेवा टहल में लगी रही और आज सासू माँ ने भी पलटकर नहीं देखा था। सोच सोच कर उसका दिल टूक टूक हो रहा था। तभी तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। उसे सिसकता छोड़ तुषार चुपचाप साइकिल लेकर निकल गए। जब लौटे तब रसोई के लिए कुछ जरूरी सामान और थोड़ा बहुत राशन लेकर वो कमरे के एक कोने को रसोई के लिए तैयार करने में जुट गई। उस दिन से साल दर साल तुषार की साइकिल का पहिया यूं ही घूमता रहा। जिंदगी ने करवट बदली और एक रात तुषार खिले खिले से घर लौटे। उन्हें देखकर उसके मन की बगिया भी खिल उठी। आज तो चेहरे पर चांद खिला है, क्या बात है, मैं भी तो जानूं। खाने पर तुषार को छेड़ते हुए वो बोली,
एक नई सेविंग कंपनी आई है ईला, उसी को ज्वाइन करने की सोच रहा हूं। तुषार बांसुरी से बज उठे थे। कौन सी कंपनी? तुषार ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसे सारी बातें समझाई। नहीं तुषार, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। हम गुजर कर लेंगे। ये कंपनियां छलना होती हैं तुषार। जो है वह भी अपने साथ बटोर कर ले जाती हैं। अपने पिता को देखकर भी नहीं सीखे आप? वो तुषार को समझाती रही, पर तुषार कहाँ मानने वाले थे। पागल हो तुम, कहकर उसकी बात खारिज कर दिए और कुछ ही दिनों में कंपनी ज्वाइन भी कर लिए। उनके अच्छे बात व्यवहार से धीरे धीरे एक अच्छी खासी टीम खड़ी हो गई, जिसमें ज़्यादातर इटावा, जालौन, भिंड, मुरैना वाले उनके मित्र जुड़ गए थे और उन्होंने अपने मित्र रिश्तेदारों को जोड़ लिया था। धीरे धीरे काम चल निकला। कंपनी तुषार के कलेक्शन को देखते हुए उन्हें एक बड़ा पद देने की तैयारी में जुटी थी। जब तुषार ने ये खबर उसे दी, तब उसकी आंखों में सतरंगी स्वप्न तैर गए थे। समय के साथ तुषार के पिता के पेंशन बन जाने से उनकी स्थिति भी सुधरी थी, परंतु तुषार की बढ़ती आय को देखकर वे हतप्रभ थे और उनसे जुड़ने के प्रयास में लगे थे। तुषार के देर रात आने पर उसके पहुंचने से पहले ही गेट खोल देते। तुषार, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा करो। इतना काम करोगे तो सेहत पर असर पड़ेगा बेटा। वे तुषार को दुलार से डपटते। वो देख रही थी कि पिता के स्नेह की गगरी तुषार पर छलक रही थी। तुषार भी उस स्नेह से सिक्त होते जा रहे थे। होते भी क्यों ना। बरसों से पिता की उपेक्षा के शिकार उनके स्नेह को तरसे थे। माँ तो पति की ऐसी अनुगामिनी थी कि वे जो भी कहते वही उनके लिए ब्रह्म वाक्य था। क्या मजाल कि पति धर्म के आगे तुषार के लिए उनकी ममता बूंद भर भी छलक जाए। परंतु जैसे ही पति का स्नेह छलका, माँ का आंचल भी भीगने लगा। अब तो सुबह की चाय पर तुषार बुला लिए जाते और पिता पुत्र एक साथ बैठकर चाय पीते। जब तब माँ के हाथों का तगड़ा जलपान तुषार को दोपहर के खाने से दूर कर देता। अब रात के खाने पर ही वे दोनों साथ होते और इसके बाद या तो तुषार कंपनी की फाइलों में सिर गड़ा लेते या थके होने के कारण सो जाते। अब तो पिता आते जाते तुषार 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 की माला सी जप रहे थे। खून के रिश्तों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। उनमें कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, परंतु यदि एक भी समीप आना चाहे तो दूसरा स्वतः ही खिंचा चला आता है। तुषार, ये आपका सगापा मुझे ना जाने क्यों बहुत खटक रहा है। रहा ना गया तो एक रात वो खिसिया पड़ी थी। मना तो करता हूं ईला, पर वे नहीं मानते तो क्या करूं, तुम ही बताओ। तुषार ने मनोहार करते हुए उसे बाहों में भर लिया था। अच्छा अच्छा, अब रहने भी दो, चलो खाना ठंडा हो रहा है। जानती हो ईला, पापा मेरी कंपनी में आना चाहते हैं। क्यों? उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। क्यों का क्या मतलब? खाली बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं। वैसे एमडी मुझसे खुश है। अब कि हेड ऑफिस गया तो उनके बारे में बात करूंगा। सुनकर उसके दिल में फांस सी चुभ गई। निवाला गले में ही फंस गया। किसी तरह पानी के सहारे उसे पेट में उतारा। बीते वर्षों में वो सबकी फितरत पहचान गई थी। नहीं चाहती थी कि तुषार अपनी कंपनी में पिता की सिफारिश करें। दबे शब्दों में विरोध जताई तो तुषार उखड़ गए। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मालूम है कि क्या करना है। तुषार का जवाब सुनकर लगा कि अभी रो पड़ेगी। डबडबाई आंखें लिए चुपचाप थाली उठाकर चली गई। उस दिन वो हेड ऑफिस के लिए तुषार को जाते हुए देखती रही। उसका मन ना जाने क्यों उथल पुथल हो रहा था। तुषार क्यों नहीं समझते कि आंखों से टपका आंसू कभी आंखों में नहीं लौटता। उनसे इतना ही प्रेम था तो उनकी यूं लानत मलानत ना हुई होती। माना कि समय कठिन था, पर क्या हमारे बच्चों के मुंह से रोटी छीनना ही एक रास्ता था? दिन भर उसका मन अनमना सा रहा। रात लगभग 10 बजे गेट खटका।
वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने को हुई कि गेट खुल चुका था और तुषार अपने पिता के साथ उनके कमरे की ओर बढ़ गए थे। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर झरने से फूटती आवाज़ें उसके कानों में सुइयां चुभ हो रही थीं। वो चुपचाप बच्चों के पास लेट गई। आंखों से आंसू बह चले थे। रसोई में बर्तनों के खटकने की आवाज़ें बता रही थी कि बेटे के लिए थाली परोसी जा रही थी। थोड़ी देर बाद तुषार कमरे में आए। ईला, सो गई क्या? बोलते हुए तुषार ने स्विच ऑन कर दिया। हाँ, झपकी लग गई थी। आप चेंज करो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। कहती हुई नींद में होने का स्वांग रचती वो उठ बैठी थी। तुम परेशान मत हो, बहुत थका हूं, सोऊंगा, कहकर तुषार ने कपड़े बदले और स्विच ऑफ कर लेट गए। ये क्यों नहीं कहते कि माँ के हाथ का बना खा आए हो, इसलिए पेट भरा है, सोचकर उसका जी जल उठा था। क्या हुआ वहां, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या? जब तुषार कुछ बोले बिना ही करवट बदल लिए तो उसे रहा ना गया। कंपनी ने पापा का पिछला रिकॉर्ड देखकर मेरी सिफारिश स्वीकार कर ली है। सारे कागज तैयार हैं, बस कुछ सिग्नेचर होने हैं। उसके लिए पापा को जाना पड़ेगा। सुनकर उसके कानों में विस्फोट सा हुआ। और आप? मेरा मतलब, आपका प्रमोशन कर रही थी कंपनी, उसका क्या हुआ? रीजनल मैनेजर कोई एक ही बन सकता था ईला, तो आपने उनकी वाली कर ही दी। अब हमारे व हमारे बच्चों के भविष्य का क्या? क्रोध और छटपटाहट में उसकी आवाज कांप गई थी। तुम्हें कोई परेशानी है? तुषार भड़क गए थे। वो अपना मुंह दबाए सिसक पड़ी। मन किया कि अभी बच्चों को जगाकर उनके साथ घर से निकल जाए। तुषार भी आज उन्हीं लोगों की भाषा बोल रहे थे जिन लोगों ने कभी उन्हें दूध की मक्खी सा निकाल फेंका था। उसकी नींद एक बार फिर उड़ चुकी थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हुआ। तुषार बच्चों के हिस्से की खुशियां पिता को समर्पित कराए थे और वो दूर खड़ी देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे बचपन में पढ़ी लोमड़ी और कौवे की कहानी याद आ रही थी। देखते ही देखते घर के अगले भाग में कंपनी का रीजनल ऑफिस बनकर तैयार हो गया और एक मोटी रकम भी किराए के रूप में मिलने लगी। ऑफिस खुलने लगा और अफसर की कुर्सी पर बैठते ही धीरे धीरे पिता में अफसरी ठसक वापस लौटने लगी। किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला है जो मुझे मिलेगा, यही सोचकर अपने मन को तोष धरा लिया था उसने और जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी थी। पर ना जाने क्यों इधर कुछ दिनों से तुषार हर समय परेशान से दिख रहे थे, बात बात पर झुंझला रहे थे। वो कुछ बोलती तो गुस्से से चीख पड़ते। उसे लगा कि अब पिता से अटेंशन मिलनी कम हो गई है और माँ का आंचल भी सूखता जा रहा है, इसलिए खिसियाए हैं। उसे तो पहले से पता था, पर तुषार की आंखों पर ही पट्टी बंध गई थी। उसने लाख समझाया, पर वे उसकी सुनते ही कब थे। वो कमरे में बैठी सोच ही रही थी कि ऑफिस से आती तेज आवाजों ने उसे चौंका दिया। वो झट से बाहर निकल आई। ऑफिस के भीतरी द्वार पर उसकी सासू माँ और दोनों देवर खड़े थे। वो भी जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई। भीतर पिता पुत्र में वाक युद्ध छिड़ा था। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका दिल धड़क उठा। तभी तुषार धड़धड़ाते हुए कमरे में गए और कुछ फाइलें लाकर पिता के सामने मेज पर पटक दिए। फिर वापस कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़े। वो भागकर पानी ले आई, पर तुषार ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका दिल बैठा जा रहा था। जरूर कोई बड़ी बात हुई है, नहीं तो तुषार यूं बच्चों की तरह ना बिलखते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उनकी पीठ सहलाती रही। रो लेने के बाद तुषार कुछ शांत हुए तो उसने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ा दिया। पानी पीजिए तुषार, आखिर क्या हो गया जो आप इस तरह? उसकी भी आंखें छलक पड़ी थीं। कुछ नहीं बचा इला, सब चला गया। 2 घूंट पानी पीकर गिलास उसे थमाते हुए बोले तुषार और बेड पर निढाल हो गए। क्या नहीं बचा तुषार?
लगभग चीख सी पड़ी वो। मेरी पूरी टीम हाथ से निकल गई। मैं फिर से रास्ते पर आ गया। इला उसके हाथ से गिलास छूटकर झन्न से गिर पड़ा। कमरे में पानी फैल गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दीवार का सहारा लेकर वहीं बेड पर बैठ गई। मैंने तो पहले ही कहा था तुषार। उसकी आवाज गले में रूंध गई थी। मुझे क्या पता था इला कि पापा मेरे साथ छल करेंगे। तुषार लुटे पिटे से पड़े थे। वही ढाक के 3 पात। तुषार जहां से चले थे वहीं फिर से आ खड़े हुए थे। अब पिता पुत्र में आए दिन टीम को लेकर बहस आरंभ हो जाती। समय के साथ बहस इतनी बढ़ी कि कंपनी के हेड ऑफिस तक पहुंच गई। फिर एक दिन सभी लोग कंपनी में तलब किए गए। वाद विवाद हुआ। कंपनी भी जानती थी कि टीम तुषार ने खड़ी की थी। अपने अधिकारों का प्रयोग कर पिता ने पूरी टीम हथिया ली थी और पदोन्नति और ज्यादा कमीशन के लालच में टीम भी उन्हीं से जा मिली थी। गुस्से और निराशा में तुषार ने कंपनी छोड़ने को कह दिया। पर तुषार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी के अफसरों ने उन्हें समझा बुझाकर अपना अकाउंटेंट बना लिया। आखिर कंपनी को तो हर हाल में अपना ही मुनाफा देखना था। गृहस्थी की जो गाड़ी चल पड़ी थी फिर से हिचकोले खाने लगी। तुषार को ठीक ठाक कमीशन मिलने लगा था। एकाएक सब बंद हो गया। हाँ, कंपनी एक सैलरी देने लगी। तुषार दिन भर ट्यूशन करते और रात भर बैठकर हिसाब किताब देखते। वो रात में उठकर चाय बनाकर तुषार को थमा देती, पर काम की अधिकता के कारण उन्हें उसकी सुध तक न रहती। आमदनी का स्रोत बढ़ा तो फिर से एक बार हाथ बढ़ाकर आकाश छूने लगे थे द्वारका प्रसाद। और तुषार, कपड़ों के नाम पर वही उसके हाथ का बुना स्वेटर, मफलर और दस्ताने। अपनी हीरो साइकिल की हवा या पंचर सुधरवाना ही उनके व्यक्तिगत खर्च में शुमार था। भाग्य में सुख ना हो तो कहां से मिले। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। अपमानित महसूस कर रहे थे खुद को। उनके जूनियर आगे बढ़ गए थे और वे मात्र कंपनी के नौकर बनकर रह गए थे और इन सब के जिम्मेदार उनके पिता थे। इस बात ने उन्हें बहुत आहत किया था। अब पिता पुत्र में ऑफिस के हिसाब किताब के सिवा कोई बातचीत नहीं थी। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। नई गाड़ी आ गई। छोटे भाई का ब्याह तय हो गया। घर में रंग रोगन होने लगा। गहने कपड़े खरीदे जाने लगे कि इसी बीच कुछ सेविंग कंपनियों की भागने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी, जो समय के साथ लगभग प्रतिदिन अखबारों में छपने लगी थी। लोग आत्महत्या कर रहे थे। आए दिन यह खबरें सुन सुनकर उसका दिल डर रहा था। इधर पिछले कुछ महीनों से कंपनी ने तुषार को सैलरी नहीं दी थी। बच्चों की फीस के साथ और भी कई देनदारियां हो गई थी। कंपनी हर बार अगले महीने पर टाल रही थी। अब लग रहा था कि इस महीने सैलरी हाथ आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर जिंदगी ने एक और घाव देने की तैयारी कर रखी थी। ना जाने कैसे तुषार को कंपनी के भागने की खबर मिली। सुनकर वे हेड ऑफिस के लिए भागे। खबर पक्की थी। तुषार ठगे से लौटे। चेहरा देखकर ही वो समझ गई थी। फिर भी पूछ ली, क्या हुआ? वही जिसका डर था। मतलब कि कंपनी भाग? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ इला, कंपनी भाग गई, कहकर तुषार दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बैठ गए। तभी पापाजी 2 दिन से नहीं दिख रहे हैं। चौंक कर उसकी तरफ देखा तुषार ने। अब उन्हें भी ध्यान आया कि 2 दिन से ऑफिस नहीं खुला था और एक झटके से उठकर वे मां को आवाज देते हुए उनके कमरे में पहुंच गए। पीछे वो भी थी। पापा कहाँ गए? बेटे को अचानक अपने सामने खड़ा पा एकाएक वे कुछ बोल ना सकें। बोलती क्यों नहीं आप? कहाँ गए पापा? उन्हें मालूम था कि कंपनी भाग गई और उन्होंने मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। तो मुझ पर क्यों चीख रहे हो? अपने पिता से पूछो जाकर, कहकर तुषार को उपेक्षित छोड़ वे रसोई की ओर बढ़ गईं। तुषार अपने होश खो बैठे थे। मां के पीछे रसोई में आ गए।
सच बताना माँ, मुझे जन्म दी हो या कहीं कूड़े के ढेर से उठा लाई हो। कहते कहते बेबसी से तुषार की आंखें छलक पड़ीं। उसका कलेजा चाक हो गया, पर माँ के मुंह से बोल भी ना फूटे। बेटे का चेहरा देखती रह गई। वो तुषार का हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। ईला, मैं कहीं का ना रहा, जी करता है कुछ खाकर सो रहूं। उसके कंधे पर सिर रखकर फपक पड़े तुषार। ऐसा ख्याल भी मन में मत लाइएगा तुषार, कंपनी के आने से पहले भी तो हम जी रहे थे ना। कहते हुए उसके पेट में भी गोले उठ रहे थे, पर रोकर तुषार को और कमजोर नहीं करना चाहती थी। वो तुषार की पीठ सहलाती रही और तुषार हिलक हिलक कर रोते रहे। उस समय डकैतों का आतंक था। अपहरण, हत्या और फिरौती की घटनाएं आए दिन घटित हो रही थीं। इटावा, भिंड, मुरैना का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। और तुषार की टीम में लगभग सारे लोग उधर के ही थे, जो बाद में पिता से जुड़ गए थे। इन्हीं लोगों ने अब ऑफिस को घेरना शुरू कर दिया था। पिता तो घर पर थे नहीं, तुषार मिल जाते। ट्यूशन ही आय का स्रोत था, इसलिए तुषार छुप कर कहीं बैठ नहीं सकते थे। कई बार तुषार ने उन लोगों को समझा बुझा कर वापस किया था, पर पिता किसी भी कीमत पर घर आने को तैयार नहीं हुए। जब लोगों को द्वारका प्रसाद नहीं मिले तो उनका रोष बढ़ा और निशाने पर तुषार आ गए। फिर तो अगला पिछला सब उन्हीं पर टूट पड़ा। दोनों हर पल दहशत के साए में जी रहे थे। बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तुषार उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जाते। अब धमकियों ने जोर पकड़ लिया था। वे लोग घर पर आकर धमका रहे थे, पर इन सब बातों का बाकी परिवार पर कोई असर नहीं था। उस रात तुषार खाने पर बैठे ही थे कि गेट खटक गया। उसके प्राण हलक में आ फंसे। दोनों ने सहम कर एक दूसरे को देखा। तब तक फिर से गेट खटका। तुषार ने रोटी का टुकड़ा थाली में रख दिया और उठकर गेट की ओर बढ़ गए। पीछे पीछे ईला, पर घर से और कोई नहीं निकला। गेट खोलते ही एक धीमी पर कड़क आवाज कानों के पर्दे से टकराई। इधर आओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुषार उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े ही थे कि वो पीछे से चीख पड़ी, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? तुषार ने घूमकर अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा और आगे बढ़ गए। पीछे वो भी निकल आई और सड़क किनारे सरकारी नल के पास खड़ी हो गई। वो तुषार को लेकर चौराहे पर खड़ी वैन की ओर बढ़ गया, जहां पहले से ही 2-3 लोग खड़े थे। वो थर-थर कांप रही थी। जनवरी माह की सर्द रात थी। सभी के दरवाजे बंद थे। घर से हमेशा की तरह आज भी कोई नहीं निकला था। तुषार देर तक उन लोगों से बातें करते रहे। वो खड़ी देवता पितर मना रही थी। आराम से बातें होते देख उसके मन में आस बंधी। उसे लगा कि अभी सब लोग चले जाएंगे और तुषार लौट आएंगे, कि तभी अचानक ना जाने क्या हुआ कि उन लोगों ने तुषार को वैन में धकेल दिया। पलक झपकते ही सारे वैन में समा गए और वैन कब छूमंतर हो गई पता ही नहीं चला। क्षण मात्र में ही सब कुछ हो गया था। डर से उसकी घिकी बंध गई। जिह्वा तालू से जा लगी। मुंह से बोल ही ना फूटा। वो कब तक जड़ खड़ी रही उसे कुछ पता नहीं। क्या हुआ भाभी, इतनी रात में आप यहां क्यों खड़ी हैं? बाल्टी खटकने के साथ ये आवाज सुनकर उसे लगा कि वो अभी जीवित है। देखा तो मोहल्ले का ही एक लड़का था जो पानी भरने आया था। वे लोग भैया को उठाकर ले गए। उन्हें बचा लो उन्हें। वो बिलख कर रो पड़ी। माँ, क्या हुआ माँ? भैया को बचा लो, वे लोग ले गए उन्हें। माँ, माँ। आवाज सुनकर वो अचकचाकर उठ बैठी है। चेहरा आंसुओं से तर है। भैया ठीक है माँ, वे तो पहुंच भी गए। अभी उनका मैसेज आया है। मुझे लगा आप सो रही हैं तो नहीं जगाया। कोई बुरा सपना देखा होगा आपने। छोटा बेटा
उसे झकझोरते हुए बोले जा रहा है। भोर का उजाला चुपके से खिड़की के रास्ते कमरे में उतर आया है और सामने ही शोकेस के भीतर रखे तुषार के चित्र को वो सोनी आंखों से एकटक देखे जा रही है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। इसी सुंदर संदेश के साथ मुझे विदा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।